नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम भारत की नदियां निकलती कहां से हैं, वे उद्गम स्थल उनका और उनकी लंबाई कितनी है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम प्रत्येक नदी की सहायक नदियों और उसके बारे में विस्तृत जानकारी आगे की वीडियो में आपको दी जाएगी। तो भारत की नदियों की अगर हम बात करें तो भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियों का अर्थ उन नदियों से है जो हिमालय से निकलती हैं। ये नदियां बारहमासी या सदानीरा होती हैं। कहने का मतलब यह है कि इनमें सारा साल पानी बहता रहता है। इसका कारण यह है कि बरसात के मौसम में इन्हें बरसात से पानी मिलता है और बरसात न होने पर इन्हें ऊंचे पर्वतों पर जो बर्फ है उसके पिघलने से पानी मिलता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों की अगर बात करें तो हिमालय से निकलने वाली तीन प्रमुख नदियां हैं। बाकी जो भी नदियां हैं वे इन्हीं प्रमुख नदियों की सहायक नदियां हैं और इन तीन प्रमुख नदियों में सबसे पहली नदी है सिंधु नदी या फिर जिसको हम कहते हैं इंडस रिवर। एरो के निशान अगर आप देख रहे हैं तो ये जो है सिंधु नदी है जिसको आप देख रहे हैं। तो सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत ये आप नेपाल देख रहे हैं, ये सारा का सारा, और तिब्बत इसके बाद जो चाइना स्टार्ट होता है ये मानसरोवर झील है। तो मानसरोवर झील के पश्चिम दिशा, ये इसकी पूर्व दिशा है और ये इसकी पश्चिम दिशा है। तो पश्चिम दिशा से ये निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए यह नदी भारत के, ये लद्दाख है सारा का सारा, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो यह नदी लद्दाख के में प्रवेश करती है। भारत से बहती हुई यह पूरे लद्दाख से बहने के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में बहते हुए, पूरे पाकिस्तान में बहते हुए अंत में यह अरब सागर, ये नीचे जो है अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इस नदी की लंबाई की अगर बात करें तो यह जो नदी है वो 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। दूसरी जो नदी है वो है गंगा नदी। तो गंगा नदी को शुरू में गंगा नदी नहीं कहते हैं, ये पूरी की पूरी गंगा नदी आप देख रहे हैं, नीले जो उसमें दिखाई गई आपको रंग में गंगा नदी लिखा हुआ है। तो गंगा नदी को शुरू में गंगा नदी नहीं कहते हैं, बल्कि शुरू में इसकी दो धाराएं बहती हैं। जब शुरू में जहां से ये इसका उद्गम स्थल माना जाता है तो शुरू में इसकी दो धाराएं होती हैं। पहली वाली धारा को भागीरथी और दूसरे वाली धारा को अलकनंदा कहते हैं। भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तो भागीरथी जो पहली धारा है इसकी, भागीरथी जिसको हम कहते हैं, वो गंगोत्री हिमानी, हिम का जो पहाड़ होता है, हिमानी से निकलती है। गंगोत्री हिमानी को गोमुख भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जो मुंह है वो गाय के मुंह जैसा है। उत्तराखंड में से ही ये नदियां निकलती है और उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी अलकनंदा में आकर मिल जाती है और यहां से ये गंगा बन जाती है। इसके बाद हरिद्वार में आकर गंगा पहाड़ी भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार वो जगह है जहां पर गंगा जो है पहाड़ को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है और पूर्व की ओर, ये सारी की सारी पूर्व की दिशा है, पूर्व की ओर बहती हुई पश्चिम बंगाल के ये फरक्का बांध यहां पर बना हुआ है, जहां पर पूरा उत्तर प्रदेश से बहती है और उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है और बिहार से बहते हुए ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तो पश्चिम बंगाल के फरक्का बांध तक बहने के बाद यहां फरक्का बांध है। यहां फरक्का बांध पर यह नदी जो है वो दो भागों में या फिर दो धाराओं में बट जाती है। पहली धारा यहां से, ये अगर आप देख रहे हैं,
पूरे पश्चिम बंगाल में से बहती हुई, इसको ये पहली जो धारा है उसको ये हुगली नदी बन जाती है। तो दो धाराओं में हमने आपको बताया, जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो यहाँ पर ये फरक्का बांध बना हुआ है, और फरक्का बांध पर ये जिसको हम गंगा कहते हैं, दो धाराओं में बढ़ जाती है। जो पहली धारा है वो दक्षिण की तरफ बहती हुई, अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में से बहती हुई हुगली नदी ये बन जाती है यहाँ पर हुगली नदी, और दक्षिण की तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। और जो दूसरी धारा है, जिसको हम दूसरी धारा, जो उसके बाद ये बांग्लादेश है सारा का सारा, इसको आप देख रहे हैं, तो दूसरी धारा जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है और पद्मा बन जाती है यहाँ पर। ये जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी का नाम गंगा नदी नहीं रहता है, बल्कि इसका नाम पद्मा नदी बन जाता है। और यहाँ ऊपर से जो आप देख रहे हैं ये लाल वाली जो है ये ब्रह्मपुत्र आती है, और ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिलती है पद्मा में। सबसे पहले जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा फरक्का के बाद, तो ये पद्मा बन जाती है। और ऊपर से जो है ये आप देख रहे हैं असम से निकलकर यह जो ब्रह्मपुत्र है वो उसमें ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है, और इसका नाम यहाँ पर मेघना बन जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं, और मेघना नदी भी बाद में जाके अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करें तो इसकी कुल जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है, तो भारत की लंबी नदियों में इसका नाम गिना जाता है। इसके बाद हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत की मानसरोवर झील, ये तिब्बत है सारा का सारा, तिब्बत का पठार है ये मानसरोवर झील आप अगर आप देख रहे हैं नेपाल के बिल्कुल ऊपर मानसरोवर झील। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व, ये पूर्व दिशा है, तो पूर्व से निकलती है। लेकिन यहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं, शुरू शुरू में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है, ये एक इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है, बल्कि इसको यहाँ पर तसांगपो के नाम से जाना जाता है। तो तसांगपो इसको कहते हैं। शुरू में ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है, बल्कि तसांगपो होता है, और हिमालय पर्वत के समांतर पूर्व की ओर बहती हुई, तो यहां से स्टार्ट होती है पूर्व दिशा की ओर बहती हुई, यह नामचा बारवा पर्वत शिखर के पास, यहां पर्वत शिखर है, नाम है उसका नामचा बारवा, और आप देख भी रहे हैं। तो नामचा बारवा पर्वत शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर, ये देखो अगर आप देख रहे हैं ये यू अक्षर जैसा मोड़ बनाती है, इंग्लिश का जो लेटर है यू, नामचा बारवा पर्वत शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये अरुणाचल प्रदेश है, और यहां पर भी यहां इसका तुरंत नाम बदल जाता है, जहां पर पहले इसको तसांगपो कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में पहुंचने पर इसका नाम दिहांग, याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है कि जिस नदी को तसांगपो कहते हैं शुरू में, जैसे ही वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है उसका नाम दिहांग बन जाता है। अरुणाचल प्रदेश से यह असम में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से निकलकर, और जैसे ही असम में प्रवेश करती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र बन जाता है। तो इसको ब्रह्मपुत्र, ये नदी को, जिस नदी को हम दिहांग के नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में, वही जब असम में प्रवेश करती है तो वो ब्रह्मपुत्र बन जाती है। वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारे तोड़कर बहती है और असम में भारी तबाही मचाती है। तो जब भी बरसात होती है भारत में, आप देखते हैं बरसात के सीजन में, तो आप ये खबरें आमतौर पर सुनते हैं कि ब्रह्मपुत्र ने असम में भारी तबाही मचाई, क्योंकि पानी इसमें तब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो असम से, पूरे असम को पार करने के बाद यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। उसके बाद पूरे असम से पार करने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और यहां पर इसका नाम, यहां से लेकर यहां तक जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहां पर इसका नाम जो है वो जमुना बन जाता है। तो ये कमाल की बात है कि जो नदी तसांगपो कहलाती है, अरुणाचल प्रदेश में चलने के बाद वो दिहांग बन जाती है, और दिहांग में से जब वो असम में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र बन जाती है, और असम से जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना बन जाती है। और अंत में यह नदी अर्थात जमुना, जिसका नाम जमुना बन जाता है, अर्थात यह नदी जमुना गंगा नदी, जिसको यहाँ पर पहले हम पद्मा कहते थे, तो गंगा नदी अर्थात पद्मा से मिलकर मेघना बन जाती है उसके बाद ये,
और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार से उत्तरी भारत में तीन नदियां हैं जिनको हम हिमालय से निकलने वाली नदियां कहते हैं। सिंधु नदी, उसके बाद गंगा नदी और तीसरी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद हमारे पास आती हैं प्रायद्वीपीय नदियां। तो प्रायद्वीप जानना पहले बहुत जरूरी है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो प्रायद्वीप जमीन के उस टुकड़े या भाग को कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से जमीन से घिरा हो। जमीन के उस टुकड़े को कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से जमीन से घिरा हो। तो अगर भारत के निचले वाले हिस्से को देखें, दक्षिण वाले हिस्से को देखें, तो आप देख सकते हैं इधर भारत के अरब सागर है पश्चिम में, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और नीचे जो है हिंद महासागर है। तो तीन तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है और ऊपर जो है सारी की सारी जमीन है। यहां से अगर आप देखें आधा भाग, तो इसले वाले निचले वाले भाग को हम कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत, इसको हम कहेंगे प्रायद्वीपीय नदियां, इनको हम कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां बहती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां बहती हैं उनमें से ज्यादातर मौसमी हैं, अर्थात वर्षा के मौसम में ही उनमें पानी बहता है, क्योंकि वो सदानीरा नहीं है, बारहमासी नहीं है। इनकी एक खास बात है कि ये मौसमी है, वर्षा के मौसम में ही इनमें पानी बहता है। सूखे के मौसम में इन नदियों में पानी घट जाता है और ये छोटी छोटी जल धाराओं में बहने लगती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की ज्यादातर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। इधर पश्चिम, ये पश्चिम घाट है जो समुद्र के पास पास जो है उसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की खास बात यह है कि ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। लेकिन दो ऐसी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ से निकलती हैं, ये पूर्व इधर है जिधर बंगाल की खाड़ी है, जो पूर्व की तरफ से निकलती हैं और पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। और ये दो नदियां हैं, इनमें से एक नदी को हम कहेंगे नर्मदा नदी जो पूर्व से निकलती है, नर्मदा नदी, और एक है तापी नदी या फिर ताप्ती नदी। ये दो ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से निकलती हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं और जाकर अरब सागर में जाकर गिरती हैं। लेकिन बाकी जो नदियां हैं वो सारी की सारी जो नदियां हैं पश्चिमी घाट पश्चिम की तरफ से निकलती हैं और पूर्व की तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों में, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी ये आप देख रहे हैं, एरो में दिखाया हुआ है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश है सारा का सारा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ये वो जगह है जहां पर से ये नदी निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है शिव की गर्दन। नर्मदा भी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है खुशी देने वाली। तो यह नदी जो है अगर हम देखें तीन राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश पूरा का पूरा क्रॉस करती है और उसके बाद फिर ये महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और अंत में जाकर अरब सागर में जाकर ये नदी गिर जाती है। इस नदी की लंबाई की अगर हम बात करें तो ये जो नदी है वो 812 किलोमीटर लंबी है, 812 किलोमीटर लंबी है ये। इसके बाद दूसरी नदी है तापी या फिर ताप्ती नदी, ये आप देख रहे हैं। तो तापी नदी का उद्गम स्थान या जहां से ये वो निकलती है, तापी नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों में है। मध्य प्रदेश का बैतूल जिला, ये अगर आप देख रहे हैं ये एरो से दिखाया हुआ है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों में से ये तापी नदी निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश से क्रॉस करके महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात से बहती हुई जाके अंत में अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इस नदी का नाम तापी देवी या ताप्ती देवी के नाम पर पड़ा है।
बात करें नाम की कि इसको तापी या ताप्ती नदी क्यों कहते हैं, तो इस नदी का जो नाम है वो ताप्ती देवी के नाम पर पड़ा है। और तापी या जो ताप्ती नदी वो देवी थी, वास्तव में वो सूर्य की पुत्री थी, तो इस प्रकार उसी के नाम पर इसका नाम ताप्ती नदी या फिर तापी नदी पड़ा है। इसके बाद अगली जो प्रायद्वीपीय भारत की जो अगली नदी है उसको हम कहेंगे महानदी। तो महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के पास है, यहां से ये नदी निकलती है। छत्तीसगढ़ महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के पास है। छत्तीसगढ़ से यह नदी ओडिशा में प्रवेश करती है, छत्तीसगढ़ से बहते हुए ओडिशा में प्रवेश करती है और अंत में ओडिशा से बहती हुई, पूरे ओडिशा से बहती हुई अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस नदी की लंबाई जो है वो 860 किलोमीटर है और भारत का जो सबसे लंबा बांध है जिसको हम हीराकुंड बांध कहते हैं वो इसी नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार इस नदी की जो लंबाई है वो 860 किलोमीटर है। तापी नदी की लंबाई हम बताना आपको भूल गए थे। तापी नदी की जो लंबाई है, ताप्ती या फिर तापी नदी की, वो 724 किलोमीटर है, इसकी लंबाई, ताप्ती नदी की लंबाई। और इसी प्रकार महानदी की जो लंबाई है वो 860 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास से ये नदी निकलती है। उसके बाद हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत की एक और नदी है, उसका नाम है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की, जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। जमीन का ऐसा टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से जमीन से घिरा, उसको प्रायद्वीप द्वीप कहते हैं। तो जो गोदावरी नदी है वह भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा के बाद यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। गंगा नदी की जहां लंबाई 2500 किलोमीटर थी, वहीं गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है। यह नदी, इसके उद्गम स्थान की अगर बात करें तो यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। अपने बड़े आकार के कारण इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो दक्षिण की जो गंगा है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। और इसकी जो कुल लंबाई है, महाराष्ट्र से यह नदी तेलंगाना में प्रवेश करती है और उसके बाद छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को टच करती हुई या छत्तीसगढ़ में से प्रवेश करती हुई महाराष्ट्र से तेलंगाना चलती है और तेलंगाना से छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को टच करते हुए, उड़ीसा के बॉर्डर को टच करते हुए आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। रास्ता इसका ध्यान से देख लीजिए, 1500 किलोमीटर है। सबसे पहले महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना में प्रवेश करती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर को टच करते हुए आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगली नदी है कृष्णा नदी, लाल से आप देख रहे हैं, ये जो लाल पेन से दिखाई हुई है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है। ध्यान से सुनिए, कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में, महाबलेश्वर एक जगह है, पश्चिम घाट के महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है और यह नदी 1400 किलोमीटर बहकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है कृष्णा नदी की। बात करें इसके उद्गम स्थान की, तो उद्गम स्थान महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के पास एक झरने से यह निकलती है। महाराष्ट्र से कर्नाटक में प्रवेश करती है और कर्नाटक से बहते हुए तेलंगाना में प्रवेश करती है और तेलंगाना से बहते हुए आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो 4 राज्यों से होकर यह नदी बहती है, कृष्णा नदी जो हम बात कर रहे हैं, और 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अंत में एक और जो नदी है वो है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी के यदि हम उद्गम स्थान की बात करें
तो कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट, ये घाट है जिसको जहां पर समुद्र आपको दिखता है, तो कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। इस नदी की जो लंबाई है वो 760 किलोमीटर है। तो कर्नाटक से तमिलनाडु में प्रवेश करती है और तमिलनाडु से होते हुए यह नदी भी अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने जाना इस वीडियो में कि भारत में जो नदियां हैं उनको मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली है हिमालय से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो तीन है। सिंधु नदी है, उसके बाद गंगा नदी है और तसांगपो, जिसको हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ये सदा नीरा होती है, पूरे के पूरे 12 मासी इनमें पानी रहता है। प्रायद्वीपीय भारत से जो निकलने वाली नदियां हैं वो कई हैं। दो नदियां ऐसी हैं जो पूर्व से निकलती हैं और पश्चिम में बंगाल अरब सागर में जाकर गिरती हैं। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। फिर चाहे वो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा नदी है या फिर कावेरी नदी है। गोदावरी एक ऐसी नदी है जिसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। आने वाले समय में हम हर एक नदी के जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी करेंगे। तो आप देखते रहिए